जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरी वार्ता का विषय है मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मैं राजतंत्र की बातें करता हूं और उस राजतंत्र का राजा मैं और मेरा राजतंत्र श्रृंखला में आज मैं बता रहा हूं मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना। आज मैं जिस विषय पर वार्ता कर रहा हूं उस विषय का मुख्य विषय है मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना। परंतु उससे पहले वर्तमान भारत की प्रशासनिक संरचना के बारे में कुछ चर्चा कर देता हूं। वर्तमान भारत की प्रशासनिक संरचना दो स्तर की है। मुख्य रूप से हमारा देश एक संघीय गणतंत्र है, जिसके कारण भारत में द्वैध शासन प्रणाली है। एक संघ सरकार है और एक राज्य सरकार है। इस बात को जो भी पढ़े लिखे लोग हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। एक संघ सरकार की, जिसे कहते हैं कैबिनेट या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की संरचना, जिसे साधारणतः विधानसभा और लोकसभा के रूप में भी जानते हैं, सदन के रूप में जानते हैं। तो हमारे देश में दो प्रकार की प्रशासनिक संरचना कार्य करती है। एक संरचना जो संघ सरकार की है और दूसरी संरचना जो राज्य सरकार की है। हमारे देश में दो प्रकार की प्रशासनिक संरचनाएं चलती हैं। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं अपने लिए क्यों राजतंत्र की बातें करता हूं, मैं अलग राज्य व्यवस्था की बातें क्यों करता हूं, मैं अलग राज्य की क्यों बातें करता हूं। और ये अलग राज्य से तात्पर्य मेरा भारत का विभाजन से नहीं है। तो अभी भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली चलती है, जिसके कारण सामान्य जन कंफ्यूज रहते हैं, संशय में रहते हैं कि वास्तव में कौन सा कार्य कौन सरकार कर रही है। और इसी के दम पर तो लोकतंत्र जिंदा है और मैं लोकतंत्र विरोधी हूं। स्पष्ट कहता हूं, मैं लोकतंत्र विरोधी हूं, क्योंकि इस समस्या का समाधान जो वर्तमान देश समय में भारत में समस्याएं सामान्य लोगों के साथ हो रही है, नागरिकों के साथ हो रही है, उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे स्पष्ट रूप से प्रशासनिक संरचना को समझना होगा। तो वर्तमान भारत की प्रशासनिक संरचना दो स्तर की है, संघ सरकार की और राज्य सरकार की। संघ सरकार के अंतर्गत भी जो संरचनाएं हैं उसमें भी दोहरापन पाया जाता है। जैसे संघ सरकार के अंतर्गत भी चार प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आता है प्रशासनिक तंत्र, दूसरा है आरक्षी तंत्र यानी आंतरिक सुरक्षा। आप इसे जानते हैं। प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत जो आता है उसमें सरकार का जो संघ सरकार की ओर से आता है, आईएएस बहाल होते हैं, हर राज्य सरकार में उसका नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त भी प्रशासनिक संरचनाएं हैं, रेलवे इत्यादि की संरचनाएं हैं, संघ सरकार के पास आती हैं। आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ इत्यादि, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके बाद बीएसएफ और जगह जगह प्रशासनिक संरचनाएं केंद्र सरकार की है। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें विधानसभा द्वारा संचालित नियम बनाता है, विधान मंडल नियम बनाते हैं, उससे राज्य का संचालन होता है। और उसमें भी कई स्तर होते हैं, उसके भी अपने अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे कहीं पे बीडीओ, सीओ यानी ब्लॉक, तहसील इत्यादि की व्यवस्थाएं होती हैं, सब डिवीजन इत्यादि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से संघ सरकार का भी सिस्टम चलता है, आईएएस बहाल होते हैं, राज्य सरकार भी अपने अधिकारी बहाल करती है। इस प्रकार से प्रशासनिक संरचना वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत ही जटिल है, जिसके कारण सामान्य नागरिक, आप लोग जो जनता कहलाना चाहते हैं, जो जनता है, भ्रमित रहते हैं कि किसी प्रकार की समस्या का हल किसके पास ले जाए, कौन सा मुद्दा राज्य सरकार का है, कौन सा मुद्दा केंद्र सरकार का है, ये समझ नहीं पाते हैं, और किसकी शिकायत या किसकी अपेक्षा कहां ले जाएं। यह प्रशासनिक संरचना का वह स्वरूप है जो कार्यालयों के माध्यम से दिखता है। दूसरा एक और स्वरूप जो अभी वर्तमान समय में है, जिसका मैं घोर विरोधी हूं, जिसके लिए मैं राजतंत्र की बातें करता हूं, वह है द्वैध शासन प्रणाली में संघ सरकार और राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभाएं। एक ही क्षेत्र में एक ही व्यक्ति पे चार प्रकार से शासन हो रहा है इस देश में। इसे समझे। लोकसभा में
प्रतिनिधि भेजता है एक व्यक्ति, या होता है लोकसभा का प्रतिनिधि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका क्षेत्र अलग डिफाइन होता है। दूसरा होता है संघ सरकार के द्वारा ही, वो होता है राज्यसभा का सदस्य। उसके क्राइटेरिया में साधारण लोग तो प्रवेश ही नहीं कर पाते कि उनमें तो कोई योगदान है नहीं उनका, लेकिन संघ सरकार के द्वारा उसका भी चयन होता है और उसकी भी अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में भी संघ सरकार की अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पंचायती राज के लिए भी संघ सरकार भी कुछ योगदान दे देती है और राज्य सरकार का भी योगदान होता है। अब एक ही क्षेत्र में दो शासन व्यवस्थाएं, पहले एक लोकसभा का समझ जाइए, दूसरा स्तर पे आते हैं राज्यसभा। राज्य के अंतर्गत विधान परिषदों या विधानमंडल, दो प्रकार के काउंसिल हैं, यानी सदन हैं। दो प्रकार के सदन हैं, ज्यादातर राज्यों में, 6 राज्यों में हैं, लेकिन जिन राज्यों में नहीं है वहां भी दो प्रकार के सदन चलते हैं। कैसे? कम से कम दो प्रकार के सदन अवेलेबल है, लोकसभा और राज्यसभा, जो केंद्र सरकार द्वारा है, और दूसरा है राज्यसभा अलग क्राइटेरिया रखता है, लेकिन विधानमंडल जहां पर है वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दो अलग प्रशासनिक संरचनाएं चलती हैं। इसे भी मैं प्रशासनिक संरचना ही कहता हूं, यद्यपि जो जानकार है वो जानते हैं मैं प्रशासनिक संरचना की इसमें बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्रशासनिक इकाई के रूप में एक ही क्षेत्र को 4 प्रकार से बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद। यह 4 प्रकार की संरचनाएं अवेलेबल होती हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रख रही हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारों का स्तर है, तो सरकारें दो तरह की है, संघ सरकार और राज्य सरकार, और उसकी प्रशासनिक संरचना में जनता की भावनाओं को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था, जिसे लोग आम भाषा में समझ जाते हैं, जो वोट के द्वारा आप सरकार का हिस्सा बनते हैं, वह 4 प्रकार से सदन में होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह सदन की व्यवस्था जिसमें जनता को यह भ्रम में रखा जाता है कि वो सरकार का हिस्सा है। कुछ ज्ञानी लोग जानते हैं कि हम ही सरकार हैं, जैसे कुछ नेता इत्यादि बात कर रहे हैं आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं कि जनता ही सरकार है। तो इस भ्रम को रखने के लिए 4 प्रकार की सरकार आप चुनते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप 4 प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं, जैसे विधान सभा, विधान परिषद के अलावा स्थानीय निकाय पे भी आप चयन करते हैं, वह भी एक अलग स्वतंत्र प्रशासनिक संरचना है। अगर इसको मिला दिया जाए तो ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायत हैं, और नगर में नगर परिषद इत्यादि हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में नगर निगम, महानगर निगम इत्यादि अलग अलग संस्थाएं हैं। इसको मिला दिया जाए तो हमारे देश में कई प्रकार की प्रशासनिक संरचना वाली सरकार है। स्थानीय स्वशासन, अब सरकारों के प्रकार स्पष्ट रूप से कर दें। सरकार हमारे यहां जो 4 प्रकार से बनी हुई है जिसमें आप भागीदार होते हैं, उसमें है स्थानीय स्वशासन, फिर विधान सभा, विधान परिषद, 4 तो यहीं पर पूरे हो गए जो आप राज्य के स्तर के नीचे हैं। इसके अलावा जो ऊपर का स्तर है संघ सरकार का, वो 2 है, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा का चयन आप नहीं करते हैं, सदस्यों का चयन आम जनता नहीं करती है, उसकी व्यवस्था को हटा दिया जाए तो एक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी का चयन करते हैं आप। तो इस प्रकार से 5 स्तर की सरकार आपने देख ली। तो हमारे देश में और प्रत्येक संरचना आपस में इस प्रकार से उलझी हुई है कि एक साधारण व्यक्ति को एक दिन में 10 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है, या पूरा जिंदगी पढ़ते रह जाए। जो विज्ञान विषय पढ़ता है उसे शायद न ये आए, जो समाजशास्त्र पढ़ता है उसे भी पूरी तरह समझने में 2-4 पीढ़ी गुजर जाएगी। तो इस संरचना पर ज्यादा व्याख्या न करते हुए वर्तमान समय की सरकार की संरचना, वर्तमान समय में राज्य का जो प्रशासनिक स्वरूप है, प्रशासनिक संरचना है, उसमें 5 स्तर की सरकारों की मैंने चर्चा कर दी। 4 प्रमुख स्तर है जो आपको राज्य स्तर पे दिखाई देता है, और एक संरचना जो संघीय स्तर पे आप लोग उसके भागीदार होते हैं। अब इन संरचनाओं के बाद आती है सरकार की संरचना के बाद प्रशासनिक संरचना,
जो मैंने बात शुरू की कि जिला स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट, कहीं मंडल, मंडल इत्यादि नाम दिए गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वर्ड है। और इसके बाद कमिश्नरीज भी हैं। और ये राज्य स्तर पे संरचना होती है, प्रशासनिक संरचना। और उसमें समस्या क्या होती है कि आप यह निर्णय नहीं ले पाते कि आप पर वास्तव में शासन कौन करने के लिए उत्तरदायी है। समाहरना कमिश्नरी का कार्य है या फिर जिलाधिकारी का कार्य है, समाहर्ता का कार्य है या खंड विकास पदाधिकारी का कार्य है, फिर विधानसभा के सदस्य एमएलए का क्या कार्य है और एमएलसी का क्या कार्य है। इतने सारे कंफ्यूजन वर्तमान समय में भारत में सरकार की संरचना में है। प्रशासनिक संरचना में इतना ज्यादा झोलमेल है कि एक व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। अच्छा, एक संरचना के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की, जिस संरचना की सबसे ज्यादा जटिलता होती है वह है न्यायिक व्यवस्था। अब इसमें आपको न्यायिक संरचना में भी इसी प्रकार के 5 स्तर बनाए गए हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था जटिल है। इसकी व्याख्या करें तो मेरा मुख्य विषय जो है मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना, वह गौण हो जाएगा। तो आपको समझाने के लिए बस, न्यायिक व्यवस्था एक स्वतंत्र संरचना है। जुडिशियरी सिस्टम हमारे देश में, न्यायपालिका एक अन्य स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करती है। यह 6ठी प्रशासनिक संरचना है जो हमारे देश में क्रियाशील है और सबसे प्रभावशाली है, जिसको समझने में तो शायद 2-4 पीढ़ियां नहीं गुजरे, लेकिन 2000 आदमी की 2-4 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब जाकर के न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका की संरचना को समझ पाएंगे। तो इसे भी मैं हटाता हूं थोड़े देर के लिए। अब आते हैं अपने विषय पे। विषय वस्तु है मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना। तो मित्रों, अब मैं बात करता हूं मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना। इतनी जटिल तो होगी नहीं, क्योंकि मैं राजतंत्र की बातें करता हूं और मैं वर्तमान भारत की समस्याओं को गाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं समस्याओं का समाधान बताने वाला व्यक्ति हूं। तो मेरे राज्य में प्रशासनिक संरचना स्पष्ट, नियंत्रित और केंद्रीकृत होगी। उलझाव बिल्कुल नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। राजतंत्र की यही बात है। एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। न भूतकाल में कभी था, न भविष्य में कभी होगा। मेरे राजतंत्र की बात, जब मैं राजतंत्र की बातें कर रहा हूं तो सारी की सारी प्रशासनिक संरचना का अधिपति राजा है, और राजा ही निर्णय लेगा कि किस प्रकार की प्रशासनिक संरचना हो। राजा ही न्यायपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान, व्यवस्थापिका अर्थात प्रशासन, व्यवस्था करने का ये, इसको राजस्व इत्यादि का भी प्रधान राजा ही, और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, रक्षा, 4 के 4 जो स्तंभ है किसी राज्य के, इन सभी संरचनाओं का अधिपति राजा ही है। अब ऐसी स्थिति में मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना के लिए बिल्कुल केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, और उस केंद्रीकृत व्यवस्था में मेरे राज्य की राजधानी जो स्पष्ट रूप से एक ही जगह पर केंद्रित होगी, जहां पे राजा बैठा होगा। जिस समय राजा जहां पर बैठ गया वही राजधानी है, वही उसकी सभा है, अर्थात सभा राजा के आसपास ही घूमेगी। तो क्या राजा अगर चले गए, इतना बड़ा देश है, किसी क्षेत्र में चले गए तो वहां पर पूरा का पूरा कार्यालय पीछे पीछे दौड़ेगा? नहीं। सभी जगह अगर एक ही व्यवस्था हो, एक ही नीति हो, तो जहां पर भी जाएगा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राजा जो आपके प्रशासन का उत्तरदायी है, वहीं पर उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहां का उस समय वह अधिपति के रूप में कार्य कर रहा होगा। तो इसके लिए समझते हैं मेरे राज्य की प्रशासनिक इकाई
अब पीछे चित्र की ओर देखें। अभी भारत का जो मानचित्र आप लोगों को दिख रहा है उसमें ग्रिड बने हुए हैं। ये ग्रिड अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के हैं। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के द्वारा जो मेरा राज्य क्षेत्र विभाजित होगा उसकी इकाई बिल्कुल स्पष्ट और परिभाषित होगी और उस इकाई को प्रांत या डोमेन नाम दिया जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं डोमेन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, राज्य नहीं, मैं जिला या डिस्ट्रिक्ट नहीं कहूंगा, बिल्कुल नया नाम दे रहा हूं, प्रांत या फिर अंग्रेजी में डोमेन समझ जाइए कि वो डोमेन होंगे। और प्रत्येक डोमेन का जो निर्धारण किया जाएगा वह अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा द्वारा विभाजित होगा। मेरे राज्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्रांत नहीं होंगे, प्रत्येक प्रांत छोटा होगा और प्रत्येक प्रांत की प्रशासनिक इकाई उसके ठीक मध्य में होगी। प्रशासनिक केंद्र ठीक मध्य में होगा और जिस क्षेत्र में जैसी व्यवस्था होगी, कोई वन क्षेत्र हो सकता है, कोई कृषि क्षेत्र हो सकता है, कोई नदी या समुद्र भी प्रशासनिक क्षेत्र हो सकते हैं, प्रशासनिक इकाई हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की ग्रिडिंग की व्यवस्था रहेगी और उसमें प्रत्येक प्रशासनिक केंद्र जिसे आप देख रहे होंगे चौकोर चौकोर बने हुए हैं उसके ठीक बीच में होगा और उसका आधार क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई अर्थात प्रांत का क्षेत्रफल लगभग बराबर होगा और प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में एक प्रांतपाल। अब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना आपने समझ लिया कि मेरे पूरे राज्य क्षेत्र में, जिसे मैं भारत के दृष्टिकोण से अभी दिखा रहा हूं बात के नक्शे में, कि बिल्कुल ग्रिड बने हुए हैं और बिल्कुल चौकोर चौकोर व्यवस्था के बीच में केंद्र में होगा प्रशासनिक केंद्र, यानी प्रत्येक कोने से उस प्रशासनिक केंद्र की दूरी बराबर होगी। अब प्रशासनिक संरचना में क्योंकि मैं राजतंत्र की बातें करता हूं तो यहां पे द्वैध शासन प्रणाली नहीं होगी और जटिल सरकारें नहीं होंगी। सरकार एकल और केवल एकल होगी, एको अहम द्वितीयो नास्ति। प्रत्येक सरकार में प्रत्येक प्रांत का प्रांतपाल उसका हिस्सेदार होगा। राजतंत्र में प्रत्येक नागरिक सरकार का हिस्सा नहीं होगा। आपको वोट देना ही नहीं है, आपको जो भी बात करना है प्रांत के नियुक्त अधिकारी से सीधी वार्ता कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या को ध्यान दिया जाएगा, सामूहिक समस्या कोई होती नहीं है। सामूहिक समस्याएं लोकतंत्र में होती हैं, राजतंत्र में सामूहिक समस्या नहीं। आप बीमार हैं तो आप बीमार हैं, आपके का बेटा बीमार है तो आपका बेटा बीमार है, आप उसके प्रति उत्तरदायी है तो आप इलाज करवाने जाइए। आपको सार्वजनिक हॉस्पिटल की मांग करने का अधिकार नहीं है। आप बीमार है, सीधा बात है हॉस्पिटल में जाइए, राज्य आपको खर्चा देगा। इसके लिए आपको कोई नेता से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेताजी कहेंगे जाइए कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन दीजिए, कलेक्टर साहब कहेंगे कि ना 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 ना, ये काम मंत्री जी के का काम है कि मंत्री जी हॉस्पिटल पास कराएंगे तब ना आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल बनेगा। आपको भरमाया जाता है ना, अभी वर्तमान समय ये होता है। जब मैं राजतंत्र की बातें करता हूं तो मेरे राज्य व्यवस्था में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको समस्या है, आप सीधा जाएंगे उस प्रशासनिक इकाई पे जहां आपको अस्पताल इत्यादि जो भी सुविधाएं हैं अवेलेबल है, आप उसमें जाइए, एडमिट हो जाइए। और सभी क्षेत्र छोटे होंगे तो आपको वहां इजी एक्सेस मिलेगा। आप आराम से प्रशासनिक केंद्र के पास जाए जहां पर आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, वहां पर जाएं, अपनी सुविधा का लाभ उठाएं। तो ये प्रशासनिक संरचना का मुख्य बिंदु था कि हमारे देश के सभी नागरिक, मेरे राज्य के सभी प्रजाजन बराबर हैं और उन्हें राज्य की ओर से सुविधाएं दी जाएंगी तो बड़ी आसानी से उस केंद्र के पास पहुंच सकते हैं। यह सुविधा का सरल स्वरूप है, इसमें कोई जटिलता नहीं। अब मैं प्रशासनिक संरचना में अधिकारी गणों के बारे में बताता हूं। मेरे द्वारा प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतपाल नियुक्त किया जाएगा जो उस प्रांत का अधिपति होगा, अर्थात वह प्रमुख पद है, वह सर्वोच्च, मेरे बाद अर्थात राजा के बाद सर्वोच्च शक्ति उसके पास होगी। उस प्रांत की सर्वोच्च शक्ति उस प्रांतपाल के पास होगी।
उस प्रांतपाल के अधीन प्रशासनिक संरचना में होंगे न्यायाधीश अर्थात न्यायपालिका, दंडाधिकारी यानी पुलिस सिस्टम यानी आरक्षी उसी के अधीन होंगे, प्रांतपाल के ही अधीन होंगे, न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आरक्षी जिसे कहा जाता है, पुलिस सिस्टम का अधिपति। तीसरा है समाहर्ता अर्थात राजस्व विभाग के अधिपति। और न्यायाधीश, दंडाधिकारी, राजस्व अधिकारी और एक चौथा जो होगा वह है जनसंपर्क अधिकारी। अब ये जनसंपर्क अधिकारी का क्या कार्य है? जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या होगी, जैसे आज जनसंपर्क का कार्य करने का दायित्व तो एमपी और एमएलए, एमएलसी इत्यादि को दिया जाता है, लेकिन मैं तो राजतंत्र की बात करता हूं तो उसमें भी एक अधिकारी नियुक्त होगा जिसका उस क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने में भ्रमण करके जानकारी इकट्ठी करनी होगी जनसंपर्क अधिकारी को। इसे समझ जाइएगा, प्रशासनिक कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी का प्रधान यही होगा। यह 4 विभाग प्रांतपाल के अधीन होंगे और प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है क्षेत्र में जो भी समस्याएं जहां पर हो रही हैं, कहां सड़क टूट रही है, कहां पर गड्ढा हो रहा है, कहां पर प्राकृतिक आपदा आई, कहां पर क्या समस्या है, इस सब की जानकारी कलेक्ट करने का काम उसका होगा। संग्राहक, समाहर्ता जो राजस्व का काम करेंगे और संग्राहक जनसंपर्क अधिकारी या सूचना संग्राहक, यह चौथा पद होगा। और ये चारों पद एक साथ प्रत्येक प्रांत में रहेंगे, लेकिन उन सब का नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? प्रांतों में प्रांतपाल के पास होगा। और यह प्रांतपाल मेरा निकटवर्ती होगा। और ये सब के सब स्थानांतरित होने वाले पद होंगे। कोई भी प्रांतपाल या इसके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी अस्थायी रूप से एक ही जगह पर 7 साल से अधिक नहीं कार्य करेंगे। 7 साल, हो सकता है कि यह 7 महीने में ही हो जाए कार्य। क्यों मैंने इसे 7 साल और 7 महीने जैसे शब्द का प्रयोग किया? इसके पीछे कारण है कि ये कर्मचारी, ये कार्य करने वाले अधिकारी जो हैं अस्थायी रूप से रहेंगे केवल अनुभव और अध्ययन करने के लिए, जब तक कि उस क्षेत्र के लोग उन्हें सहन करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो जनसंपर्क अधिकारी को सूचना दिया जाएगा प्रांतपाल के पास, प्रांतपाल मेरे पास सूचना भेज दे, या फिर प्रत्येक मेरी प्रजा सीधा मेरे पास सूचना दे दे। अगर किसी अधिकारी से कोई गड़बड़ी हुई, सीधा उसको वापस बुला लिया जाएगा मेरे पास और उनका परीक्षण होगा। अगर उनका कार्य ठीक था, जनता की, प्रजा की शिकायत गलत थी, प्रजा भी गलती कर सकती है, तो प्रजा अगर गलत आरोप लगाएगी तो मैं उसे दंड थोड़ी दे दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन अगर प्रजा सही कर रही है और उसका कार्य मेरे राज्य को और मेरे हित के विरुद्ध हुआ तो सीधा उसको यथोचित दंड दिया जाएगा। और प्रांतपाल महोदय किसी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई भी कार्य जो होगा मेरे पास होगा, वो राजा का की संप्रभुता का है। सारे के सारे प्रजाजन इस बात को समझेंगे कि यह राजा का विशेषाधिकार है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दंड दे। यह अधिकार प्रांतपाल और प्रांतीय न्यायाधीश के पास नहीं होगा, क्योंकि न्याय का प्रधान राजा ही होता है। सारी ऊर्जा और स्रोत राजा के हैं, इसलिए किसी भी अधिकारी पर लगा हुआ आरोप का निर्णय राजा ही करेंगे, तो उसके पास भेज दिया जाएगा। यह मेरे राज्य की प्रशासनिक संरचना का सामान्य स्वरूप है। अब राजधानी, मैंने कहा कि सभी जगह प्रत्येक प्रांत का जो प्रशासनिक इकाई है, मेरा शरीर क्या या किसी भी राजा का शरीर पूरा देश के बराबर तो नहीं हो सकता, पूरे ब्रह्मांड के बराबर नहीं हो सकता। वो भी तो एक मनुष्य है, छोटा सा शरीर है। किसी प्रांत में पूरी तरह से प्रशासनिक संरचना जब एक जैसी होगी तो एक दिन के लिए गए राजा साहब वहां, सीधी बात है कि वहां की सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। जनता को मिलना है, प्रजा को मिलना है, सीधा मिल लेंगे। इसमें तो कोई दो मत की बात होगी नहीं, बिल्कुल सरल व्यवस्था।
राजधानी उस दिन के लिए वहां हो गया। जिस दिन जहां पर गए वहीं राजधानी है, क्योंकि राजा कोई भी हो एक मनुष्य है, और मनुष्य का भोजन जितना होता है उतना ही भोजन करेंगे ना। उनके जाने से अब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना की मैंने बात की, प्रशासनिक इकाई का नाम मैंने बताया डोमेन या प्रांत होगा, बिल्कुल इस नक्शे की तरह ग्रिडलिंग्स में बने हुए, ग्रिडिंग्स में बने हुए, ताकि कोई भी व्यक्ति सरलता से कहीं भी आ जा सकता है। अब रही बात, इस पूरी वार्ता में मैंने अपने राज्य की प्रशासनिक संरचना और प्रशासनिक इकाई के बारे में बताया, और वर्तमान भारत में जो असुविधाएं हैं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के उसे भी मैंने पहले स्पष्ट कर दिया। अब आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरी वार्ता यहां तक सुन लिए हैं तो जो लोग बुद्धिजीवी हैं अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं, दे दें, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि मैं विशुद्ध रूप से राजतंत्रवादी हूं और उस राजतंत्र का राजा मैं हूं। किसी अन्य व्यक्ति को मेरे विकल्प में विचार करने पर हुई किसी भी भूल के लिए वर्तमान से लेकर भविष्य तक आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि मेरे विचार हैं, इसकी कोई भी नकल नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप दूसरे में इसकी कल्पना करते हैं तो यह आपकी भूल होगी, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने जो भी कहा वह मेरे विचार हैं। इसके लिए केवल और केवल मैं उत्तरदायी हूं, दूसरा कोई उत्तरदायी भी नहीं, ना ही इसका अधिकार रखता है। तो मेरी वार्ता समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।